नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी? जीएस की मैराथन हम कल भी कर चुके हैं और एक आज भी है। 19 क्वेश्चन की 90 क्वेश्चन है इसमें से। ठीक है, 300 से 400 क्वेश्चन हम करके जाएंगे पूरा का पूरा मैराथन के लिए। और ये जीआईसी के लिए तो है ही है, ऑल्सो यूपीएचसीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के जीएस सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, बाकी जितने भी जीएस के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो करते रहिएगा रिवीजन के तौर पर। एडीवी 52 भी आने वाला है। एडीवी 51 तो खैर राम भरोसे, वो तो गया ही गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कह रहा। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से टेराकोटा का बना हुआ हल, इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेराकोटा का जो हल है वो कौन से स्थान पर पाया गया है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगन, राखीगढ़ी। ठीक है, कहाँ पाया गया है भाई? बनावली में पाया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नीचे है, देखो कहाँ पाया गया है? बनावली में। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर पुरापाषाण, मध्यपाषाण तीनों काल के चरण क्रमवार पाए गए? एक ऐसा स्थान है यूपी में जहाँ पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल तीनों की एक जगह है। कौन सी जगह है? सरायनहाय, बेलन घाटी, अरोरा या फिर चौपानी मांडू। कौन सी है? बेलन घाटी है यूपी में। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई सरायनहाय, बेलन घाटी, अरोरा फिर चौपानी मांडू में यूपी में कौन कौन से स्थान है? तो चारों ही स्थान यूपी के हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि भाई पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण का एक स्थान है यूपी में। कौन सा है? बेलन घाटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन कालीन स्थल अपनी अनूठी विस्तृत जल संचयन एवं प्रबंधन प्रणाली का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, आपको कराया था ना? लोथल है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, कौन सा है? चान्होद्रो है। बताओ कौन सा है? कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा होगा? धौलावीरा, याद रखना इसको। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज़ याद रखना कि लोथल में क्या था? एक डॉकयार्ड था। ये भी क्वेश्चन आता है कि डॉकयार्ड मतलब जहाँ पर जहाज शिप्स रुकते थे, डॉक होते थे। ठीक है, तो कहाँ था ये? इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल में था। और अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन जाना जाता है? धौलावीरा। तो दोनों ही क्वेश्चंस में फर्क है। डॉकयार्ड कहाँ स्थित था? कहाँ था? लोथल में स्थित था। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद जल वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस कौन था? तो धौलावीरा था। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्राचीनतम स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखो मैंने क्वेश्चन का पैटर्न कैसे डाला है। 30 क्वेश्चन तो एनिशिएंट इंडिया से डाले हैं, 30 क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से है, और 30 क्वेश्चन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, तो इस तरह 90 क्वेश्चन का बनाया है। नेक्स्ट में हम पॉलिटी के सेक्शन देखेंगे, देन मीडियवल हिस्ट्री का सेक्शन देखेंगे, और इन्वायरमेंट का सेक्शन देखेंगे। ठीक है, आज इतना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले कृषि के? मेहरगढ़, लोहरादेव, कोल्ली हवा, चरात। कहाँ मिले? लोहरादेव में मिले। कहाँ मिले आपका? लोहरादेव में मिले। याद रखना इस बात को। ठीक है, उसके बाद में कुछ, हाँ यूपी में, ये भी ध्यान रखना, लोहरादेव कहाँ है? यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? स्तूपा, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, जातक कथाएं, शतपथ में। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा याद ही करना पड़ेगा आपको। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6वां, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद। बहुत फेमस आपका ये क्वेश्चन है कि यम और नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य में, मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में, या फिर कनकोपनिषद में? बताओ कौन से में? तो कठोपनिषद में मिलता है। कैसे मिलता है? कठोपनिषद में। बहुत फेमस आपका ये संवाद है यम और नचिकेता का, याद रखना है इस बात को। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से किसे यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है? देखो चारों वेदों में 4 वेद हुए हैं, चारों वेदों के उनके 4 छोटे भाई भी हुए हैं, उनको क्या कहा जाता है? उपवेद कहा जाता है। ठीक है, तो चारों वेदों को अब इसमें से पूछ रहा है कि यजुर्वेद का कौन सा है भाई? तो आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, या फिर शिल्प वेद है? कौन सा है? धनुर्वेद है। कौन सा है? धनुर्वेद है। आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का है। याद रखना, आयुर्वेद किसका है? उपवेद ऋग्वेद का है। और धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन काल की विदुषी महिला। देखो प्राचीन काल में विदुषी मतलब, विदुषी का मतलब समझते हैं? इंटेलेक्चुअल जो पढ़ी लिखी होते हैं,
ठीक है, तो कौन कौन सी, गार्गी है, मैत्री है, कपिला है, उनका निवास स्थान पूछ रहा है। क्या है उनका निवास? उज्जैन, पाटलिपुत्र, मिथिला या विदिशा। ये कहाँ की हैं? ये विदिशा की हैं, सॉरी मिथिला की हैं। मिथिला कहाँ पड़ता है? बिहार में। जो सीता जी का गांव था मिथिला, राम जी वहीं तो लेने गए थे सीता जी को, बारात कहाँ गई थी? मिथिला ही में तो गई थी। समझ रहे हो? तो विदुषी महिला कहाँ की हैं? मिथिला की हैं। गार्गी, मैत्री, कपिला, प्राचीन काल में। और किस प्राचीन काल का मतलब यहाँ क्या है? ऋग्वैदिक काल। ओके, तो ऋग वैदिक, वैदिक काल की बात है। तो वैदिक काल में 4 महिलाएं हुई थी, इसमें एक का नाम नहीं है। तो क्या, गार्गी, मैत्री, कपिला, ये क्या है? इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी लड़कियां थी। इनको क्या बोलते थे? विदुषी महिलाएं। ओके, तो याद रखना इस बात को भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? गौतम बुद्ध की अ, गौतम बुद्ध की माता महामाया कौन से वंश से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड महामाया द मदर ऑफ गौतम बुद्धा बिलोंग टू? किससे वंश? तो शाक्य है, लिच्छवी है, कोली है, मौर्य है। भाई किससे हैं? कोली वंश से। क्या है? महामाया किस वंश से? कोली वंश से हैं, याद रखना इस बात को। देन पिता क्या थे? पिता शाक्य वंश से थे। माता क्या थी? कोली वंश से थी। ओके, कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, मुगलित पुत्र तीसा, वसुमित्र या फिर सवाकामी? बताओ किसने की? वसुमित्र ने की थी। 4 बौद्ध काउंसिल्स हुई हैं। मुझे बताओ पहली की अध्यक्षता किसने की है? तो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, याद रखना इस बात को। और चौथी किसने की है? वसुमित्र ने की है। किसने की है? राजा कौन था? कनिष्क था। सन कौन था? 72 एडी। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। क्लियर है बात? तो चारों बौद्ध काउंसिल को याद करके जाना, एक क्वेश्चन पूछता ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? लोकायत का के नाम से जाने वाली भौतिकतावादी दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन है? देखो, एकमात्र इंडिया में एक ऐसा लोकायत ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो भौतिकतावाद पर, सुख पर बात करता है। ये कहता है कि कुछ, कोई धर्म नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। ठीक है, ये इतने तक भी कह गया है कि ये कहता है कि अगर घी खा के, घी खाना है, अगर पैसे नहीं है तो उधार ले लो, घी खाओ उधार ले लो और मजे करो। ये इसका कोर फिलॉसफी है लोकायत दर्शन की, है ना। भारत में 6 प्रकार के दर्शन है। जैमिनी का है, न्याय का है, वैशेषिक का है, गौतम का न्याय है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, कपिल सांख्य है। ठीक है, कपिल ने सांख्य दर्शन लिखा है। तो 6 दर्शन है इंडिया में और लोकायत है। लोकायत को किसने लिखा है? अब रिवीजन हो रहा है ना आपका। तो लोकायत किसने लिखा है? चारवाक ने लिखा है। किसने लिखा है? चारवाक ने लिखा है। किस पर आधारित है? भौतिकतावादी। बोला भाई सब कुछ मजे करो, दारू पियो, घी खाओ, मजे करो, कुछ भी खूब मजे करो। कोई भगवान नहीं है, कोई धर्म नहीं होता, कुछ आध्यात्मिक नहीं होता, कोई जन्म नहीं होता, इसी सब में सब कुछ नियत है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय दर्शन के निम्नलिखित युग्मों, देखो आगे छह दर्शन। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था, तो उसमें से कौन सा सही नहीं है? देखो, गौतम ने कौन सा लिखा है? न्याय लिखा है। ठीक है, न्याय दर्शन किसने लिखा है? गौतम ने लिखा है। कपिल ने कौन सा लिखा है? सांख्य लिखा है। ठीक है, उसके बाद में वैशेषिका किसने लिखी है? कणाद ने लिखी है। उत्तर मीमांसा किसने लिखी है? जैमिनी ने नहीं लिखी। जैमिनी ने क्या लिखी है? क्या लिखी है? क्या लिखी है जैमिनी ने? वैशेषिका लिखी है। क्या लिखी है? वैशेषिका लिखी है। ओके, उत्तर मीमांसा किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो बादरायण ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन काल में भारतीय के क्षेत्र को अवंतिका, देखो अवंतिका, कटप्पा वाली मूवी देखी आपने? सबने सबने देखी। अवंतिका, अवंती कहाँ पड़ता है? महासमुंदी का, ये मालवा में पड़ते हैं, एमपी में सब सारे। ठीक है, तो क्या है? अवंती का नाम कौन सा है? मालवा में। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता नामक किस अधिकारी के किस भाग के उत्तरदायी था? मौर्य प्रशासन में अधिकारी लोग थे, उसका नाम क्या था? समाहर्ता। ये कौन सा काम करता था? कोषा, चीफ ट्रेजर था भाई, कोष को, पैसे वाले कोष को संभालता था, राजस्व का मुख्य संग्रह करता था, मुख्य न्यायाधीश था और सेनापति था। देखो, न तो ये मुख्य न्यायाधीश है और न ही सेनापति है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? राजस्व कलेक्टर है। क्या है? आजकल जो तहसीलदार होता है ना, अपनी तहसीलदार होता है ना, कि राजस्व कलेक्ट करने वाला, ऐसे ही मौर्य साम्राज्य में कौन सा पद था उस समय? समाहर्ता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका भाई? बी होगा, कलेक्टर ऑफ जनरल ऑफ रेवेन्यू।
ओके भाई। अच्छा, अब बात करते हैं कि मुख्य कोषाध्यक्ष, इसके लिए कौन सा पद था, कहीं लिख लो, जस्ट अ सेकंड में लिख देता हूँ। ठीक है, इसके लिए कौन सा पद था, सन्निधाता, सन्निधाता। ठीक है, इसके लिए कौन सा पद था, मुख्य कोषाध्यक्ष के चीफ ट्रेजर कौन था, सन्निधाता था। और कलेक्टर जनरल रेवेन्यू राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता कौन है, समाहर्ता। ओके, ये फर्क जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस मौर्यकालीन अभिलेख में मगध में पड़े भीषण काल के समय किए गए राहत कार्य का उल्लेख है। ठीक है, मौर्य काल की बात कर रहा है, और मगध में भाई अकाल पड़ा था, तो कौन से उसमें राहत का काम किया गया था, तो कौन से अभिलेख में, कौन से इंस्क्रिप्शन में भाई वो उल्लेख है। तो मास्की, सोहारगोरो, जूनागढ़, या फिर सहबाजगढ़ी, कौन सा है, सोहगोरा, सोहगोरा इंस्क्रिप्शन, सोहगोरा कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन है। इसमें लिखा था कि भाई मौर्य काल में मगध में बहुत भीषण काल पड़ा था, और कहाँ उल्लेख किया है इसका, सोहगोरा में। ठीक है, सोहगोरा कहाँ पड़ता है, यूपी में, कहाँ पड़ता है, यूपी में, ताम्र अभिलेख में, याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन सीधा नहीं पूछेगा, उल्टा पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि सोहगोरा इंस्क्रिप्शन कहाँ पड़ता है, मगध में पड़ता है, कहीं भी पूछ लेगा, कहाँ पड़ता है, यूपी के गोरखपुर में पड़ता है। ओके, उसके बाद में कौटिल्य के अनुसार संकट काल में राज्य द्वारा लिया जाने वाला आपातकालीन कर क्या कहलाता है। भाई आपातकालीन कर कौन सा होता है, तो जब किसी राज्य में संकट आता है, हिरण्य, बलि, प्रणय, या फिर भाग, कौन सा है, तो प्रणय है। क्या है, प्रणय है, याद रखना, कौन सा है, प्रणय है। देखो एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि प्रणय एक आपातकालीन कर था जो संकट के समय लगाया जाता था, हिरण्य नगद दिया जाने वाला कर था। अब आप दोनों चीजें याद रखेंगे, हिरण्य क्या था, हिरण्य क्या था, ये कैश में दिया जाता था डायरेक्ट, हिरण्य नगद दिया जाने वाला कर था। कैश का मतलब है कि वो अनाज या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हिरण्य क्या था, नगद दिया जाने वाला कर था, और प्रणय क्या था, आप इमरजेंसी के टाइम पे, दोनों चीजें आप याद रखिएगा। ओके, गांधार कला शैली का विकास किस राज्य के शासनकाल में सबसे अधिक हुआ। ठीक है, देखो गांधार कला का सबसे ज्यादा कौन कौन हुआ है, तो कुषाण शैली की, क्या है, कुषाण वंश में हुआ है। ओके, ठीक है, 3 प्रकार की शैलियाँ हैं, कुषाण, हाँ, गांधार है, ये क्या है, मूर्ति की कला है, क्या है, मूर्ति की शैलियाँ हैं, मूर्ति बनाने की कला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18, शक संवत की शुरुआत, शक संवत की शुरुआत किसने की, जिसका उपयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। देखो, एक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, एक होता है हिजरी कैलेंडर, एक होता है आपका कौन सा, शक संवत। भारत सरकार का जो गैजेट निकलता है ना, कोई भी भारत सरकार अपनी सूचना देती है, कोई भी स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी सूचनाएं देता है, कोई भी पुलिस का प्रोन्नति बोर्ड अपनी सूचनाएं देता है, तो नीचे क्या लिखा रहता है, शक संवत। भारत सरकार कौन सा वो चलाती है, कौन सा कैलेंडर पर काम करती है, शक संवत पर। ठीक है, अच्छा, अब ये शक संवत किसने चलाया, ये पूछ रहा है। सबसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है शक संवत की शुरुआत किसने की, रुद्रदामन प्रथम ने, कनिष्क चंद्रगुप्त प्रथम या सेनो, किसने किया, कनिष्क ने किया है। ठीक है, किसने किया, कनिष्क ने 78 एडी में। ठीक है भाई, 78 में, याद रखना इस बात को। बौद्ध भिक्षुओं, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि प्रदान देने की प्रथा किस राजवंश ने शुरू करी। सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा किस राजवंश ने शुरू, सातवाहनों ने, मौर्यों ने, गुप्तों ने, तो या कड़वों ने, किसने करी, सातवाहनों ने, याद रखना इसको, किसने करी, सातवाहनों ने। ठीक है, पता है मजे की बात क्या है, एक क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, मजे की बात यह है कि सातवाहन क्या था, ब्राह्मण वो था, ब्राह्मण वंश था। ठीक है, ब्राह्मण हिंदू वंश था, लेकिन इसने बौद्धों को भी क्या किया, इसने भी कर भूमि, जो भूमि है वो कर मुक्त प्रदान की है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कितने पुराण है इंडिया में, 18 पुराण है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहला, मौर्य वंश की जानकारी मुख्यतः विष्णु पुराण में मिलती है। उसके बाद में मत्स्य पुराण सातवाहन आंध्र वंश के इतिहास के लिए अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है, दोनों सही हैं। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है भाई, और सातवाहन जिसको हम आंध्र वंश भी बोलते हैं, सातवाहनों के वंश को क्या बोलते हैं, आंध्र वंश भी बोलते हैं, है ना, इतिहास के लिए अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसकी
इसका कहाँ उल्लेख मिलता है? मत्स्य पुराण में। दोनों से ही, दोनों याद रखना। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन को ना ऊपर नीचे मैच कर देगा। मत्स्य पुराण को लगा देगा विष्णु पुराण में, और आपके मौर्य, उसके बाद में विष्णु पुराण को कहाँ मिला देगा? आपके सातवाहनों में। ठीक है, जबकि विष्णु पुराण में तो ब्राह्मण वाला ही है, तो लगेगा कि सातवाहन भी ब्राह्मण धर्म वाले, लगेगा कि हाँ यार सातवाहन को कहाँ मिलाना चाहिए हमें? कहाँ मिलाना चाहिए हमें? विष्णु पुराण में। लेकिन ये गलत हो जाएगा आंसर, याद रखना इस बात को। ठीक है, आई रिपीट कि विष्णु पुराण का उल्लेख की जानकारी कहाँ मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी। और मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन, जिसको हम आंध्र वंश भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? गुप्त प्रशासन में बिना भुगतान के कराई जाने वाली जबरन, देखो बेगार को गुप्त गुप्त प्रशासन में क्या बोलते? उदग्न, विष्ट, हिरण्य या फिर शुल्क क्या बोलते हैं? तो विष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्टि बोलते हैं। हिरण्य अभी मैंने बताया था क्या था? नगद दिया जाने वाला कर था। ये देखो क्वेश्चन में ये होता है ऐसे, जब रिपीटेड क्वेश्चन ऑप्शंस आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा चीजें करते रहनी चाहिए, एमसीक्यू और पीवाईक्यू को। रिपीटेशन होता है किसका? ऑप्शंस का। क्वेश्चन का नहीं होता, ऑप्शंस का रिपीटेशन होता है। अब हमें पता चल गया कि भाई हिरण्य क्या है? नगद कैश दिया जाने वाला कर है। ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या है? गुप्त प्रसाद बिना, कौन सा है? इसको बिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बिस्टी कहते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय की प्रशंसा में अहवल अभिलेख की रचना किसने करी? देखो, चालुक्य राजा से कौन लड़ा? सबसे पहले चालुक्य राजा से कौन लड़ा है? हर्षवर्धन लड़ा था। तो इसने चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय था, इसने हर्ष को हरा दिया था। तो इसने एक रवि कीर्ति से, कुछ आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। इसका पुलकेशन द्वितीय के दरबार में कौन था? रवि कीर्ति था, जो इंस्क्रिप्शन लिखता था। तो रवि कीर्ति से इसने लिखवाया कि आज हर्ष आज हार गए। ठीक है, इन्होंने लिखवाया था। फेमस इनकी लाइन थी। तो एहोल अभिलेख कहाँ लिखा? किसने लिखा? रवि कीर्ति ने लिखा है। ठीक है, किसकी प्रशंसा में? राजा पुलकेशन द्वितीय की प्रशंसा में। चालुक्य राजा थे। हर्ष कहाँ बैठे थे? थानेसर कन्नौज में। तो नीचे आ रहे थे लड़ने के लिए दक्षिण भारत की तरफ में, नीचे बैठे थे चालुक्य, रौन दिया भाई हर्ष को। अच्छा, हर्ष के बारे में चलो हर्ष के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हर्ष कौन था? अंतिम हिंदू शासक था हर्ष। किसका? प्राचीन भारत का। उसके बाद तो मध्यकाल शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो हर्ष ने राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित करी। हर्ष के समय कौन आया? हर्ष के समय कौन आया था? चीनी यात्री हुइनसांग आया था, याद रखना। कौन आया था हर्ष के समय? हुइनसांग आया था। पूछा गया था कई बारी। ठीक भाई, हर्ष कौन था? पहले ब्राह्मण वाली धर्म था, बाद में क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, प्रयागराज प्रशस्ति में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? भांडी निम्नलिखित में से किस राजा का मुख्य सचिव और सैन्य सलाहकार था? किसका था? हर्षवर्धन का था भांडी। ठीक है, याद रखना, फैक्ट है। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य किराता अर्जुनियम, अर्जुन और शिव रूपी किरात की कथा। किरात अर्जुनियम भाई किसने लिखा है? भैरवी ने लिखा है। किसने लिखा है? भैरवी ने लिखा है। कालिदास, माघ, भभूति ये अलग हैं। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं? हर्षवर्धन ने 3 लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। मालविका अग्निमित्रम नहीं लिखा है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है। किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम। ओके, और मांडी किसके दरबार में था? तो हर्ष के दरबार में था, ये भी याद रखना। अभी जो क्वेश्चन ऊपर कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में आने का विवरण देने वाला ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। देखो आपका इस रिवीजन हो रहा है। कालिदास ने क्या लिखा था? कालिदास ने क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम। हर्षवर्धन रत्नानंद प्रियदर्शिका नागानंद लिखा है। उसके बाद विशाख दत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस लिखा है। क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस लिखा है। कवि भास ने क्या लिखा है? भरतनाट्यम लिखा है। ठीक है भाई, उसके बाद शूद्रक की परिभाषा, एक शूद्रक ने फेमस नाटक है मृच्छकटिकम। क्या है? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, हर्ष ने प्रियदर्शिका और नागानंदा प्रियदर्शिका रत्नावली। ठीक है, ये याद रखना है, एक ना एक पूछ लिया जाएगा भाई। और रवि कीर्ति ने कौन सा प्रशस्ति लिखी? एहोल प्रशस्ति। किसके लिए? पुलिकेशन सेकंड के लिए, हर्ष को हराने के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27 मान्यखेत को राजधानी बनाकर
राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने करी? राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन है? दंतिद्रुक है, पहले तो ये याद रखना। और पूछ लेता है कि मान्यखेत किसकी राजधानी है, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। मान्यखेत की मान्यखेत किसकी राजधानी, कौन से वंश की राजधानी है? राष्ट्रकूट की, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर कौन है? दंतिद्रुक है, याद रखना, दंतिद्रुक, ठीक है। इसके बाद में गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार को संचालित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का उपयोग किया? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। उत्तर भारत की बात कर रहा है, ना कि पूर्वी भारत की। तो उत्तर भारत में कौन था? ताम्रलिप्ति था। कहाँ, क्या था उत्तर भारत में? ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। ओके, कहाँ था ये? बंगाल, पूर्वी उत्तर भारत में, याद रखना इसको। कहाँ था? बंगाल में था ताम्रलिप्ति, ठीक है। ग्राम साहित्य स्वायत्त ग्रामीण शासन की अनूठी विशेषता किस दक्षिण भारतीय वंश से संबंधित है? तो चोल के लिए, चोलों में फेमस थी भाई। आज जो हम पीआरआई देखते हैं ना, पंचायती राज सिस्टम, ये पहले से इसके प्रमाण मिले हैं। और कहाँ, किस वंश में इसको फेमस किया गया था? चोलों में। चोलों में इसको बहुत वरीयता दी जाती थी, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसका। मदुरा पर विजय प्राप्त करके मदुरै कौंड, मदुरै को जीतने वाले की उपाधि किसने ली है? तो परांतक वन ने ली है। किसने ली है? परांतक वन। परांतक वन ने इसको जीता था। किसने? देखो, चोल शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राजा को हराकर मदुरै पर अधिकार किया और यह उपाधि धारण की। तो परांतक प्रथम उपाधि किसकी है? ठीक है, याद रखना इस बात को। मदुरै कौंड ने परांतक वन को मदुरै कौंड को जीता था परांतक वन ने, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं एनिशिएंट इंडिया का। ओके, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सॉरी मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है 30। तो कौन है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी? कौन है भैया? शाह आलम द्वितीय हैं। क्या हुआ? पहले प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव ने बुरी तरह से हराया। उसके बाद में अब बात करते हैं किसकी? 1764 में युद्ध हुआ बक्सर का। 1764 में किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। फिर से लॉर्ड क्लाइव ने इसको बुरी तरह से हरा दिया, ठीक है। मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। उधर से बंगाल का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला था, ठीक है। तो बुरी तरह से इनको हराया है तीनों ने, तीनों को। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर दी भाई, इनको दे दी। तभी से अंग्रेजों का अधिकार एक आधिपत्य अधिकार हो गया 1765 के बाद में, ठीक है। तो याद रखना, मुगल शासक कौन था 1765 में? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पंजाब के शासक रणजीत सिंह के संदर्भ में कौन सा शासक कथन सही है? वह शुकर-चकिया मिसल के साथ से संबंधित थे। देखो, इनमें 9 से 10 मिसल हुआ करती थी। मिसल, मिसल का मतलब समझते हो? एक पर्टिकुलर टाइप का भाई, जैसे आज गोत्र होते हैं, है ना, उसी तरह मिसल हुआ करती थी। कौन सी मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह शुक्रचर्या, ये पहला कथन सही है। 1809 में लॉर्ड मिंटो के समय अंग्रेज के साथ अमृतसर की संधि करी। क्या है? अंग्रेज के साथ संबंध करी, ठीक है, करी, बिल्कुल करी थी। तीन एंग्लो सिख वॉर हुई थी, जिसमें से 2 को पहले में थोड़ा सा जीते थे सिख, दोनों में बुरी तरह से हार गए। तो क्या करना पड़ा भैया? इसको अमृतसर संधि करनी पड़ी इसको, ठीक है, 1809 में। तो दोनों सही हैं, ठीक है, सी ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा समाप्त की गई? ठीक है, क्या है? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। अब देखो, द्वैध शासन प्रणाली क्या है, पहले ये समझ लो कि 1757 में इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता भाई, बंगाल पे इन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। थोड़ा कसर 1765 में इन्होंने थोड़ी जो कसर थी वो भी पूरी कर ली बक्सर वॉर के बाद में। अब क्या किया लॉर्ड क्लाइव ने? क्या सोचा कि एक काम करते हैं, भारतीयों में जो कानून का जो काम है, प्रशासन का जो काम है, उसको तो सौंप देते हैं भारतीयों को कि भाई तुम संभालो अपने फौजदारी के कामों को। जो राजस्व का जो मामला है, रेवेन्यू का जो मामला है, वो कौन संभालेंगे? वो हम संभालेंगे अंग्रेज। पैसे को तो हम देखेंगे, बाकी तुम कलेश रार को तुम देखो भारतीय। तो इसको क्या कहते हैं? द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। अब इसमें इससे क्या होते चला, सोसाइटी में ना भ्रष्टाचार फैल गया बहुत ज़्यादा। कोर्ट में भाई हर जगह बहुत ज़्यादा भाई भारतीयों ने संभाला, जबकि संभालना अंग्रेजों को था। अब सोसाइटी में बहुत क्योस फैल गया, तो भाई अब व्यवस्था संभलने में नहीं आ रही है। कोर्ट से लेके पुलिस में बहुत रिश्वत चलने लगी। अब देखा वार्निंग होस्टिंग ने जब आए,
बोले यार ये तो बहुत बेकार प्रणाली चला गया रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज अफसर भी क्या करने लगे, घूसखोरी लेने पड़े, तो इसने भाई बंद कर दिया। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने, याद रखना। किसने करा है? वॉरेन हेस्टिंग ने। और चलाई किसने थी बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली? रॉबर्ट क्लाइव में। ठीक है, डायर की, याद रखना इस बात को। तो ये क्या है? लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प की नीति, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने चलाई थी? किसने चलाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति? तो डलहौजी ने चलाई थी, याद रखना इसको, बात को। ठीक है, अब हड़प की नीति के अनुसार इसने 3 से 4 राज्यों को भैया क्या कर लिया, इसने गड़प कर लिया। क्या कर लिया? गड़प कर लिया। तो पूछ रहा सबसे पहले, अब ऑर्डर बता दो कौन कौन सा है ऑर्डर। तो देखो सतारा आई है 1848 में, सतारा, सम्बलपुर 1849 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। ठीक है, तो लाइन से है, थोड़ा सा दूसरा पहला आएगा सतारा वाला 1848 में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 3 1 4। ओके, रिपीट कर लो। सतारा 1848 में, सम्बलपुर 1849 में, झांसी 1853 में, और नागपुर 1854 में। तो सबसे पहले कौन किया गया है? सतारा, उसके बाद में संभलपुर, सतारा उसके बाद संभलपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ठगी प्रथा, ठगी प्रथा के दमन के लिए निम्नलिखित कौन सा गवर्नर जनरल सम्मत है? ठगी प्रथा को किसने खत्म कर दिया? ठग्स, इंडिया में ठग बहुत थे। कहाँ थे? महाराष्ट्र में मराठों के साथ लड़ते रहते थे भाई। तो ठग किसने खत्म किए? विलियम बेंटिंग ने खत्म किए। किसने खत्म किया? विलियम बैंक। और कौन भेजा? कैप्टन स्लीमन भेजा इनको लड़ने के लिए। ठीक है, इस पर युद्ध हुआ था, तृतीय मराठा वॉर, एक ठगों के पीछे हुआ था। भेजे तो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। मराठाओं ने समझा कि युद्ध हमसे किया है, तो मराठा भी उनके साथ हो गए और बुरी तरह से हराया इस युद्ध में अंग्रेजों ने इनको। ठीक है, तो ये कहानी है इसके पीछे। तो किसने खत्म किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ओके, और कौन गया था लड़ने के लिए? कैप्टन स्लीमैन गया था, ये भी याद रखना आप इसको। भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से लाए गए 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बताया है मैंने जीएस की क्लासेस में। देखो इसका मतलब क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या है? जो भारतीय जो न्यूज़पेपर थे उस पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? प्रतिबंधित लगा लिया कि भाई जो कुछ तुम लिखोगे ना पहले हमें दिखाओगे, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें फाइन भी देना पड़ेगा और सदा सदा के लिए तुम्हारी प्रेस भी बंद करनी पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं? वर्नैकुलर। वर्नैकुलर का हिंदी भाषा में मतलब क्या होता है? देसी भाषा। ठीक है, स्वदेशी भाषा। स्वदेशी भाषा प्रेस एक्ट। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आया ये भी पूछते हैं। 1878 में। कौन लाया? कौन लाया? लॉर्ड लिटिल लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड लिटिल लाया था। और इसको निरस्त किसने किया? इस एक्ट को निरस्त किसने किया? लॉर्ड रिपिन ने किया था। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी होगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तब इंडियन प्रेस लिबरेटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। ठीक है, तो लिख लेना कहीं साइड में। समझ आ रहा है आंसर किसका क्या होगा? लॉर्ड, हाँ आंसर होगा इसका बी होगा। और लाया कौन था? लॉर्ड लिटिल लाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत, ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का मुख्य आयोजनकार कौन था? कौन था? मैकेंजी था। कौन था? मैकेंजी था, हॉल मैकेंजी था। ठीक है, जमींदारी कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। जमींदारी कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। ओके भाई, थॉमस मुनरो। ये कौन? महलवाड़ी। महलवाड़ी को कौन लाया था? इंडिया में 3 प्रकार की व्यवस्था नहीं है, महलवाड़ी, जमींदारी और रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी कौन लाया है? थॉमस, कौन लाया? हॉल्ट मैकेंजी। थॉमस मुनरो क्या लाए? महलवाड़ी को। कॉर्नवालिस क्या लाए? जमींदारी को। ठीक है, याद रखना। रैयतवाड़ी कौन लाए? तो हॉल्ट मैकेंजी लाए हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। सिद्धू और कानू थे दोनों, ये भी याद रखना इसको। ओके, बिरसा मुंडा 1899 से 1900 में। इसको उलू गुलान विद्रोह बोलते। क्या है? क्या बोलते? उलू गुलान। पूछा जाता है किस विद्रोह को उलू गुलान विद्रोह बोलते, तो किसको बोलते? बिरसा मुंडा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है ना, हाँ। बंगाल में 1859-60 में हुए नील विद्रोह का संजीव चित्र नील दर्पण में किया गया। इस नाटक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र, माइकल मधुसूदन दत्त, हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन है? दीनबंधु किसने लिखा है? तो दीनबंधु, सॉरी, नील विद्रोह किसने लिखा? दीनबंधु ने लिखा है। बहुत फेमस है, याद रखना है इसको। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा? क्या लिखा? वंदे मातरम।
जबकि नील विद्रोह के किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। दोनों में फर्क समझना आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे यार, फेमस क्वेश्चन है। 1870 में जब इंडिया में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन साहब थे। ओके, 1857 के विद्रोह के नेताओं को उनके संबंधित विद्रोह केंद्रों को सम्मिलित कीजिए। बेगत हजरत महल कहाँ है? ये लखनऊ में थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ है? ये झांसी में थी। खान बहादुर खान कहाँ है? ये कहाँ थे? खान बहादुर खान कहाँ थे? ये कहाँ है? ये बरेली में थे। ठीक है, उसके बाद में अब देख लो भाई, बेगम हजरत महल देखो लखनऊ में बैठी है। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ है? फैजाबाद में। खान बहादुर बरेली में है। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी कहाँ है? ये झांसी में है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बेगम हजरत महल कहाँ की रानी थी? लखनऊ की थी। कहाँ की थी? लखनऊ की थी। ठीक है, लक्ष्मीबाई सबको पता होता है झांसी में है। उसके बाद खान बहादुर कहाँ मिलते हैं आपको? बरेली में मिलते हैं। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ मिलते हैं आपको? फैजाबाद में मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो। आठवीं सभा की स्थापना कल भी बताया था राजा राम मोहन राय ने। 1828 में क्या हुआ? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? इसकी बुक है स्वामी दयानंद सरस्वती के। ज्योतिबा फूले कौन सी बुक है? आंसर तेरे का आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। अच्छा, ज्योतिबा फूले की कौन सी बुक है? सत्य शोधक समाज। गुलामगिरी, याद रखना है इनको। आर्य समाज, ठीक है। क्वेश्चन 14वां क्या है? निम्नलिखित में किसने 1876 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी है? ज्योतिबा फूले, अभी बताया मैंने आपको। और इन्होंने, इनकी बुक कौन सी है? गुलामगिरी। नीचे दे रखा है देखो इसमें। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, बम्बई में स्थापना हुई। 72 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन पूछा गया है और प्रोफेसर वाले एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? आरसी दत्त। किसकी बुक है? तो दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, किसकी बुक है? दादा भाई नौरोजी की बुक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उन्होंने ही दी थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? बंगाल का विभाजन कब हुआ? किस वर्ष प्रभावी हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन था? तो कब हुआ? 1905 में। कौन था बंगाल का जब गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन था। ओके, और कब इसको वापस कब लिया गया? 1911 में। कब लिया गया? 1911 में इसको। ठीक है, क्वेश्चन 1916 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? 1916 का लखनऊ पैक्ट। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ। इसमें क्या हुआ था भाई? क्या हुआ था इसमें? लीग और ब्रिटिश कांग्रेस जो थी, कांग्रेस और लीग दोनों का समझौता हुआ था। अलग अलग हो गए थे ना। 1906 में क्या हुआ था भाई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अलग अलग हो गए तो दोबारा से साथ कब आए? 1916 में लखनऊ समझौते के तहत में। और क्यों, किस बात पर सबसे बड़ी गलती थी ये? कांग्रेस ने मान लिया था पाकिस्तान की डिमांड को। कांग्रेस ने मान लिया था पाकिस्तान की डिमांड को, इसलिए पाकिस्तान की डिमांड को नहीं, पृथक निर्वाचक मंडल को, माफ कीजिएगा, 1909 में भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल अंग्रेजों ने दिया था, उसको ऑफिशियली कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ठीक है, वहीं से ये दरार विभाजन की शुरुआत होती है, इसी एक्ट से, इसी पैक्ट से, 1916 के पैक्ट से। ये मील का पत्थर साबित हुआ था डिवाइड एंड, ठीक है, राज करो नीति के तहत में, बांटो और राज करो की नीति में। तो ये था। अब समझ आया लखनऊ समझौता क्या 1916 का? क्वेश्चन नंबर 19, भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण किस प्रणाली के विरोध में हुआ था? तिनकठिया कितना फेमस है। सत्य चंपारण में क्या नील की खेती के लिए गए थे? और कौन सी प्रणाली थी? 3/20 पर क्या होगा? क्या होगा? नील होगा। और बाकी बच्चे हिस्से पे भाई तुम वो कर लो। अब एक बात बताओ, एक हिस्सा 1 रुपया है, उसमें से 3/20 कहो कि भैया तुम जहाँ खर्च करना है, और इससे छोटा सा हिस्सा बचा, बोला तुम इसे जीवन चलाओ। ठीक है, तो कौन सी व्यवस्था थी? तिनकटिया व्यवस्था थी 1917 में चंपारण में। किसके लिए? नील की खेती के लिए। समझ आया आपको? और यही राजकुमार शुक्ल मिले थे गांधी जी को। ठीक है, देखो नीचे लिखा हुआ, एक 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तब ये आंदोलन सफल हुआ, तब जाके नील की खेती क्या हुई? भंग कर दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। महात्मा गांधी ने फरवरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित, चौरा चौरी कांड हुआ था भाई। ठीक है, क्या हुआ था? चौरा चौरी 4 फरवरी 1922 को, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया अपना असहयोग आंदोलन।
1923 में स्थापित स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? कौन है? सी आर दास हैं और मोतीलाल नेहरू हैं। कौन है? सी आर दास हैं और मोतीलाल नेहरू हैं, याद रखना। अच्छा, सी आर दास कौन, किसके राजनीतिक गुरु हैं? किसके राजनीतिक गुरु हैं? तो आपके सुभाष चंद्र बोस के। किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस के। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, काकोरी कांड 1925 में को संगठित क्रांतिकारियों द्वारा अंजामित किया गया कौन सी समिति थी? एचआरए। कौन सी समिति थी? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। दोनों चीजें याद रखें। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 1925 में, अगस्त में। ठीक है, एचआरए ने अंजाम दिया इसको। ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना किसने करी, जरा मुझे बताओ ऑप्शन में से। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी? लाला हरदयाल ने। अभिनव भारत की स्थापना किसने करी? किसने करी? विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, किस घटना के कारण 1928 में वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई? क्या था? क्या हुआ था? लाठीचार्ज हुआ था ना, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज कर दिया था, तो उनके चक्कर में इनकी मौत हो गई थी। और जब मौत हुई तो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने क्या था, पंजाब में क्या था भाई, बम फेंक दिया था असेंबली पर। और वहीं उन्होंने कहा था कि बहरे हो गई सरकार, हमने इसीलिए बहरों को हमने आवाज सुनाई है। ठीक है, बम फेंक कर। उद्देश्य मारना नहीं था, उद्देश्य क्या था? और भगत सिंह वहीं अरेस्ट हो गए थे, भाग भी सकते थे, इसीलिए तो अरेस्ट हुए थे भगत सिंह, क्योंकि लोग सुने क्यों बम फेंका है असेंबली पर। समझ आया कि पूरा का पूरा कारण क्या था, क्यों हुआ था ये सब, भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को क्यों जेल हुई थी? भगत सिंह भाग भी सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव कब पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। अब इसकी अध्यक्षता किसने की है? किसने करी, बताओ जरा। पूर्ण स्वराज्य कब पारित किया गया, कौन से अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कल वाले क्वेश्चन में आपसे मैंने पूछा था कि भाई कौन से अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित किया गया? कहाँ? 1931 के कराची अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? तो किसने करी थी? ठीक है भाई, मुझे नाम तो पता है, वो नहीं हो रहा है, तब भूल नहीं पा रहा हूँ इसको। अरे अपने जो स्वतंत्र भारत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता करी और वही मौलिक अधिकारों को क्या किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। दोनों को याद रखिएगा आप। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू गलती से मत कर देना 1931 में। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध पूना पैक्ट किसके सुलझाने के लिए किया गया था? पूना पैक्ट में देखो क्या हुआ था, गांधी जी लौट आए कहाँ से? सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था, और अम्बेडकर साहब भी लौट आए। अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे। अच्छा, तो अब क्या हुआ, मैकडोनाल्ड जो था प्राइम मिनिस्टर अंग्रेजों का, उसने क्या किया गया 1919 में, 1909 में तो भाई मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल दे दिया था। बात कर रही थी अब किसकी, जो दलित थे, जो पिछड़े थे। ठीक है, तो क्या किया मैकडोनाल्ड ने, क्या बोला कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें भी देते हैं हम प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, मैकडोनाल्ड। कब आया? 1932 में आया। तो भाई अम्बेडकर साहब खुश हो गए। अब यार ये बात पता चली गांधी जी साहब को, तो गांधी जी ने क्या बोला, पूरे भारत में मैं अनशन कर दूंगा, ठीक है, अगर तुमने अम्बेडकर ये नहीं वापस लिया तो, प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल। अब आप समझ रहे हो, अम्बेडकर कभी नहीं चाहते कि गांधी जी मेरी वजह से हत्या हो जाए गांधी की। आमरण अनशन पर बैठ गए थे गांधी जी, तो कभी भी नहीं चाहते थे। पता था कि भारत भारत के लोग क्या करते हैं, आपको समझ आ रहा है अम्बेडकर के साथ में। अगर अम्बेडकर की वजह से गांधी जी की भूख के कारण में उनकी हत्या हो जाती, तो क्या किया, हार गए, बैठ गए, मानना पड़ा, उनकी शर्त माननी पड़ी कि भाई चल अम्बेडकर को। और अम्बेडकर से क्या बोला कि भाई हम तुम्हें एक्स्ट्रा सीट देंगे। तो अम्बेडकर ने क्या बोला कि ठीक है गांधी जी, हमें आप सीट दे दो। कितनी सीट दोगे? हाँ, विधानसभा और उसमें। ठीक है, तो गांधी जी ने 20 से 30% ज्यादा सीट बढ़ा के दी अम्बेडकर को, तो अम्बेडकर खुश हो गए। अब समझ आया क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं, मैकडोनाल्ड को क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचाट। 1932 में का पूना समझौता किस मुद्दे के विवाद को सुलझाने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? समझ आया अब क्या है इसका मेन आंसर? क्या होगा इसका? बी होगा, कम्युनल अवार्ड या इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्वेश्चन नंबर 26,
भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी या का अधिकार पत्र कहा? ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। फेमस है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये कोटेशन याद रखना। किसने कहा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कि भाई ये गुलामी का अधिकार पत्र है, एक चार्टर ऑफ स्लेवरी और एक कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। इसमें कोई इंजन नहीं है, ना ब्रेक्स है। ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखना क्वेश्चन सीधा आते हैं इसमें से। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया? साबरमती पर, ग्वालियर टैंक बॉम्बे, वर्धा या चंपारण? कहाँ किया गया है? ग्वालियर टैंक बॉम्बे में प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ओके। और इसी आंदोलन में क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सा नारा दिया गया गांधी जी के द्वारा? करो या मरो का। और 8 तारीख को शुरू हुआ है आंदोलन। 9 तारीख को अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो हावर के तहत सारे नेताओं को क्या कर लिया गया? जेल में डाल दिया गया। तो ऑपरेशन जीरो हार किस आंदोलन से संबंधित है? करो या हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट से। और करो या मरो का नारा किसने दिया है? गांधी जी ने। और कौन से आंदोलन में दिया है? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। 1940 से 1946 तक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन है? देखो, सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखो, 1940 से 46 तक 6 वर्ष तक रहे हैं। याद रखना इस बात को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। 1933 में साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन की शुरुआत किसने करी है? अम्बेडकर मत कर देना गलती से। हरिजन, दलितों को हरिजन किसने बोला? गांधी जी ने बोला। और हरिजन पत्रिका के समाचार की शुरुआत भी किसने करी है? गांधी जी ने ही करी है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 30। सिद्ध देशभक्त गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि बिस्मिल्लाह अजीमाबादी है। क्या है? बिस्मिल्लाह अजीमाबादी है। ठीक है। मोहम्मद इकबाल मत कर देना। मोहम्मद इकबाल ने तो पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। मोहम्मद इकबाल ने तो पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी मोहम्मद इकबाल का था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसका है? बिस्मिल अजीमाबादी का है। याद रखना इस बात को। ओके। अब बात करते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के सेक्शन की। कितनी देर हो गई भाई? ठीक है, लास्ट 30 क्वेश्चन है, थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखो, बहुत काम के हैं। चोटियां हैं हिमालय की, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और नामचा बरुआ। पहले तो आप मुझे बताओ कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। नंदा देवी कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इतना तो समझ आ गया होगा आपको। और ये क्लास नहीं की है तो मैंने सारी की सारी चोटियां पढ़ाई हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। 30 से 35 मिनट में रट जाना बिल्कुल। इतना अच्छे से मैंने इजीली समझाया, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना। तो इसको ऑर्डरली लगाना है। बताओ कौन सा आंसर होगा? अरे देखो, सबसे पहले कौन आएगा यार? नन्दा देवी आएगा उत्तराखंड में। ठीक है। उत्तराखंड से थोड़ा सा आगे चलोगे, माउंट एवरेस्ट आएगा नेपाल में। नामचा बर्मा कहाँ पड़ेगा आपका? सॉरी, कंचनजंगा आएगा सिक्किम में। और नामचा बर्मा कहाँ पड़ेगा आपका? अरुणाचल में। लगा दो सीधा का सीधा, पश्चिम से पूरब की ओर चलते हो। तो आंसर कौन सा होगा? इसमें बी होगा। 2 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 6। कर्क रेखा निम्नलिखित किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, सबको पता है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। किससे होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। ओके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कल भी क्वेश्चन आया था। जोजिला है, कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल में है। ठीक है। बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा समझ आ गया आपको? कौन सी नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो? कौन है? ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। यारलुंग सांगपो किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। ठीक है। सिक्किम में। और सिक्किम में क्या बोलते हैं इसको? तिब्बत में क्या बोलते हैं? यारलुंग सांगपो। ओके। और सिंधु को क्या बोलते हैं? सिंगवी खम्मन। क्या बोलते हैं? सिंगवी खम्मन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झीलों और उनकी अवस्थितियों में। अब झीलों को मैच करो। लुकटक कहाँ मिलती है? लुकटक, लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। वेम्बनाथ कहाँ है? केरल में। लुकटक कहाँ है? मणिपुर में। लुकटक कौन सा सही है? 1 और 3। लोनार कहाँ है? गुजरात में दे रखा है इसने, जब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। कल भी कराया था क्वेश्चन मैंने।
कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी नहीं करती? ताप्ती नहीं करती, माही नहीं करती, नर्मदा नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? ये कहाँ बहती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं। पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि वो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं भैया। और जो पूरब की नदियाँ बहती हैं वो सारी पूरब की नदी क्या करती हैं? वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है आपको? तो ताप्ती, माही, नर्मदा याद रखना। देखो लिखा भी है, नर्मदा ताप्ती जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली, क्योंकि भ्रंश घाटी में बैठती है। डेल्टा की वजह क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7वां, उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब हरियाणा में सर्दियों में होने वाली मुख्य वर्षा। कल भी बताया था, सर्दियों में होने वाली मुख्य वर्षा किसके कारण होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और आपको ये भी बताया था कि कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के तट पर कौन से मानसून वर्षा करते हैं? तो उत्तर पश्चिमी मानसून वर्षा करते हैं। और जो जनरली वर्षा होती है केरल के तट पर, वो कहाँ से आती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और मानसूनी शब्द किससे बना है? अरबी शब्द से बना है। ये पूछते हैं कि मानसूनी शब्द का शब्द किससे बना है? तो अरबी शब्द से बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? हाँ, 8वां, रेगुर मृदा किस मिट्टी का दूसरा नाम है? काली मिट्टी का नाम है यार रेगुर मृदा, किसकी मिट्टी का नाम है? और सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितने परसेंट एरिया पे? 42% एरिया पे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा खनिज, अब खनिज की पूछ रहा है, देखो खनिज, खिचड़ी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। सही बात है, बिल्कुल, तांबे की खान है, बहुत फेमस है। कुद्रमुख कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक में तो है, बॉक्साइड के लिए नहीं है, समझ रहे हो? बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कोयला के लिए क्या है? नहीं है। ओके, किसके लिए है? आयरन ओर के लिए। कुद्रमुख और बैलाडीला फेमस माइन है, किसके लिए? आयरन ओर के लिए। ठीक है, और झरिया किसके लिए? तो कोयला के लिए। ये उल्टा दे रखा है, लोहा इसका। तो समझ रहे हो? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खेतड़ी किसके लिए है? राजस्थान में कॉपर माइन फेमस है। कुद्रमुख कर्नाटका में है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, किसके लिए? आयरन ओर के लिए। झरिया कहाँ है? झारखंड में है, लेकिन किसके लिए है? कोयला के लिए है। जादूगोड़ा की मैन बहुत फेमस है भाई, झारखंड की जादूगोड़ा की मैन, यूरेनियम मिलता है। ओके, जादूगोड़ा में। क्वेश्चन नंबर, नौकरिक कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है नौकरिक जैव मंडल आरक्षित? मेघालय में। उसके बाद में पेरियार कहाँ है? केरल में पड़ता है। देखो पेरियार कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। सिमलीपाल कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। सरिस्का कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। मानस कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा। बहुत ईजी है, मैच कर लेना। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल में है। कहाँ पड़ता है? सॉरी, मिजोरम में पड़ता है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, जो फांगफुई भी बोलते हैं इसकी नीली पर्वत चोटी को, बहुत फेमस है फांगफुई या मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ेगा? मिजोरम में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? मिजोरम में पड़ता है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी प्रसिद्ध नीली घाटी को क्या बोलते हैं? फांगफुई। भारतीय कृषि के झूमिंग क्या है भाई? ये खेती की क्या है? स्थानांतरित खेती, स्लैश एंड बर्निंग इसको बोलते हैं। एक जगह से एक जगह जंगल को काट देते हैं, वहां 2 से 3 साल खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे के जंगल को काट देते हैं, खेती नुकसान करते हैं, झूमिंग। ठीक है, तो स्थानांतरित खेती का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनगणना सबसे कम है? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है यार। 17 लोग रहते हैं किलोमीटर के अंदर, बताओ, लोग ही नहीं रहते वहां पे। और यहाँ देख लो तुम, सबसे ज्यादा यहाँ हालत खराब है भाई। वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है? जो बराबर, देखो, दो दो चीजों में पाई जाती है ओजोन। तो क्षोभमंडल में पाई जाती है, सप्ताह मंडल में पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती कहाँ करती है? तो सप्ताह मंडल में करती है। ठीक है, और बैड ओजोन कहाँ बोलते हैं? क्षोभ मंडल में होती है, जो उसको क्या बोलते हैं? बैड ओजोन बोलते हैं। गुड ओजोन कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ठीक है, मोहोरोबिक असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, देखो ये मत करना, ये थोड़ा सा डीप है, तुम आपसे नहीं पूछेगा जीआईसी में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन आल्प्स पर्वत की घाटियों में चलने वाली एक गर्म और शुष्क पवन है? कहाँ है? तो आल्प्स और उसमें कौन सी गर्म हवा चलती है? फोन के नाम से चलती है। कौन सी चलती है? और रॉकीज में कौन सी चलती है? चिनूक। जो अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर है ना, चिनूक, वो रॉकीज पर्वत की जो चोटी है, ठीक है,
वो रॉकीज पर्वत पे जो गर्म हवा चलती है चिनूक, उसी के नाम पर उस पर्वत वो हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया चिनूक हेलीकॉप्टर, जो इंडिया ने भी एक्वायर किए हैं 24 चिनूक हेलीकॉप्टर। ठीक है। उसके बाद में कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं? देखो आपका अटलांटिक में हुआ, चाहे आपका पैसिफिक में हुआ, चाहे आपका इंडियन ओशियन में हुआ, चाहे आपका आर्कटिक ओशियन में हुआ। अब वार्म करंट और गर्म धाराएं और कोल्ड करंट और ठंडी धाराएं कई सारी हैं। अब इसमें तो एक का पता चल जाएगा आपको, कोशिश करना ये थोड़ा सा रिवीजन कर लो 8 और 9 कोल्ड और वार्म करंट का, है ना। यहाँ तो क्वेश्चन से रिवीजन हो रहा है बस, यहाँ कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो कौन सा आंसर होगा इसका? वेंगुला की धारा है। ठंडी धारा कौन सी है? वेंगुला की धारा। ओके। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य वाटर बॉडीज में जो स्ट्रेट है जिब्राल्टर वाला, कौन कौन से किस किस को जोड़ता है? जिब्राल्टर किसको जोड़ता है? अटलांटिक को जोड़ता है और भूमध्य को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अटलांटिक को जोड़ता है और भूमध्य को जोड़ता है। ठीक है, याद करना इस बात को। ऐसे ही आप याद करोगे पनामा स्टेट किसको जोड़ता है। ठीक है, पनामा स्टेट का खुद देखोगे, पूछा गया है। सतह के क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड सागर कौन सा है? कैस्पियन है भाई, सबको पता है। सब जो लैंडलॉक है, लैंडलॉक झील कौन सी है सबसे बड़ी? कैस्पियन है। कौन सी है? कैस्पियन है। एटलस पर्वतमाला कहाँ मिलती है? अफ्रीका में मिलती है। कहाँ मिलती है भाई? अफ्रीका में मिलती है। यूरोप में मत कर देना। यूरोप में कौन सी आल्प्स है? यूरोप में कौन सी आल्प्स है? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी अपने प्रवाह के दौरान भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कितनी बार बताया मैंने? कॉन्गो, जिसको जायरी बोलते हैं। कॉन्गो जिसको जायरी बोलते हैं। इंडिया में कौन सी काटती है? माही काटती है। इंडिया में कौन सी काटती है? माही काटती है। ठीक है। और मकर रेखा कौन काटती है? लिम्पोपो काटती है। KLM, सॉरी कॉन्गो, हाँ KLM इंडिया में माही काटती है कर्क रेखा को, भूमध्य रेखा, और आपको लिम्पोपो काटती है मकर रेखा को, और यहाँ पर भूमध्य रेखा कौन काट रही है? कॉन्गो काट रही है। याद रखना है इसको। भूमध्य रेखा कौन काटती है? कॉन्गो काटती है, इसको जायरी नदी भी बोलते हैं। याद रखना। मकर रेखा को कौन काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है 2 बार। मकर रेखा को कौन काटती है? लिम्पोपो काटती है। और माही काटती है कर्क रेखा को इंडिया में 2 बार। तो ये याद रखना KLM के नाम से। क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया के प्राकृतिक अजूबों में ग्रैंड कैनियन का निर्माण USA की में किस नदी के द्वारा किया जाता है? कोलोराडो नदी है भाई, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। याद रखना। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? चिली में। कहाँ पड़ता है? चिली में। फेमस है भाई अटाकामा। ठीक है। सैंडी डेजर्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पड़ता है सैंडी डेजर्ट? सैंडी, गिब्सन, ये कहाँ पड़ते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। शीतोष्ण घास, एक क्वेश्चन तो आता ही है भाई ग्रासलैंड में से, चाहे वो पूछ ले शीतोष्ण, चाहे वो पूछ ले गर्म वाले। ठीक है। तो देखो स्टेप्स ही कहाँ पड़ते हैं? स्टेप ही पड़ते हैं भाई यूरोप में। कहाँ पड़ते हैं स्टेप ही? यूरोप में पड़ते हैं। देखो कहाँ, अच्छा मिलान करना है। देखो स्टेप ही कहाँ पड़ते हैं? यूरोप में। प्रेयरी कहाँ पड़ते हैं? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पड़ते हैं? उत्तरी अमेरिका। वेल्ड कहाँ पड़ते हैं? अफ्रीका में पड़ते हैं। वेल्ड कहाँ पड़ते हैं? और पैम्पास कहाँ पड़ते हैं? अर्जेंटीना में पड़ते हैं। अब मैच करते रहना। विशाल कोयला और लोह भंडारों के लिए रूर कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। रूर औद्योगिक क्षेत्र फेमस है, कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, कोयला क्षेत्र है रूर का। जैसे, और हाँ, भारत का रूर क्या है? छोटा नागपुर। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है इंडिया में? छोटा नागपुर में मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? भारत का रूर। जैसे जर्मनी में है। वस्त्र उद्योग के कारण किस शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? टोक्यो, ओसाका, नागोया, फिर योकोहामा। तो ओसाका को बोलते हैं। हाँ, जापान में जो फेमस वस्त्र उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कहाँ पर है? जापान में, ओसाका में है। ठीक है, उसी शहर को क्या बोलते हैं? जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। और मैनचेस्टर ये है कहाँ वैसे? तो कहाँ? यूके में है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधान मध्यमान रेखा किस शहर से होकर नहीं गुजरती है? यूके, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल से होकर नहीं गुजरती। याद रखना, पुर्तगाल से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है। भू राष्ट्रीय संघर्षों, समृद्ध खनिज संसाधनों के कारण अक्सर अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रहने वाला डोनबास एरिया कहाँ है? यूक्रेन में है भाई। कब्जा लिया है इनने। किसने? रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है। ओके, तो ये थे 90 क्वेश्चन थे भाई, इंपॉर्टेंट थे। देखो टेलीग्राम पे मैं पिन इसको कर दूंगा पूरी PDF को, ये भी
रिवीजन के लिए बहुत काम किए, सारे के सारे लोग ज्वाइन कर लेना, लेकिन मैं कह रहा हूँ रिवीजन करके जाना। 90 क्वेश्चन है, बहुत काम के हैं। कल फिर से मिलते हैं 90 क्वेश्चन के साथ में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।